असदुद्दीन ओवैसी, अगर अपने असल बाप के औलाद हो तो तुम आओ, हैदराबाद पुराना शहर छोड़ के किसी जगह से चुनाव लड़के जीत के दिखा दो, मैं तुम्हारी गुलामी लिखवा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। हर बार ये 7 सीटों पे लड़ते रहे, इस बार 9 सीटों पे लड़ रहे हैं। आखिर में पूछना चाहता हूं कि तेलंगाना में तमाम सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? टी राजा के खिलाफ, जो मुसलमानों का नंबर 1 का दुश्मन है, जो हमारे पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी किया, उसके खिलाफ गोशा महल से कैंडिडेट नहीं देते हैं। जहां से भी मुसलमान कैंडिडेट लड़ते हैं सेकुलर पार्टियों के, वहां से मुसलमान को खड़ा कर देते हैं। तेलंगाना में उपचुनाव होता है तो नहीं लड़ते हैं। आप उपचुनाव में झारखंड चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप बिहार चले जाते हैं उपचुनाव लड़ने के लिए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं चुनाव लड़ने, चले जाते हैं बंगाल ममता बनर्जी के खिलाफ, ये चले जाते हैं बिहार तेजस्वी यादव के खिलाफ, ये चले आते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के खिलाफ। ये कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप उभरे। लोग बाप बेटा नहीं चाहते थे कि कोई मुसलमान हमारे शहर में, पुराने शहर में दाखिल। 5 मुस्लिम नौजवानों का इनकाउंटर हुआ, असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले आलेर में काउंटर हुआ, 9 मस्जिदें शहीद कर दी गई, सेक्रेटरिएट से लेकर शमशाबाद तक की मस्जिदें शहीद। पार्लियामेंट में ये बोल रहे थे कि मैं गाय का गोश्त खाता हूँ। मुसलमानों में जज्बात भड़काना चाहते हो। आखिर एक धर्म उसको माँ मानता है, उसकी पूजा करता है, उसको जो है उसकी दिल आजारी कर रहे हो आप। एक दिन इस देश में हिजाब वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बहुत अच्छी बात है साहब, हम भी चाहते हैं। ये तो जज्बाती नारे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पुरुष तो नहीं बन पा रहा है, आप महिला को बना रहे हो, बनाओ, हम भी साथ में। लोकसभा का चुनाव आने वाला है असदुद्दीन साहब, आप जो है पुराने शहर से किसी हिजाब वाली महिला को टिकट दीजिए। आप पुराने शहर से लड़ रहे हो, चार मीनार से तो कुत्ते को लड़ा दोगे तो जीत जाएगा। तो बीजेपी की टीम कहा जाता है तो ये कहीं ना कहीं से बीजेपी की मदद करते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं। हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव जारी है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना है। आज हम बात करेंगे तेलंगाना चुनाव को लेकर और ख़ासकर असदुद्दीन ओवैसी के बारे में। हमारे साथ खास मेहमान अतहर जमाल लारी साहब मौजूद हैं, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बनारस के बड़े नेताओं में माने जाते हैं। लारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, आपके दर्शकों का भी स्वागत है, और आप यहाँ आए इसलिए हम आपका ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। पहला सवाल ये रहेगा, असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका जो है हैदराबाद में खासकर वो 7 सीटों पे लड़ते हैं, इस बार वो 9 सीटों पे लड़ रहे हैं। और जब अजहरुद्दीन ने अपना नाम का ऐलान किया जुबली हिल्स विधानसभा से, तो उन्होंने एक वहाँ से और एक दूसरे राजेंद्र नगर से अपने कैंडिडेट खड़ा कर दिया। ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमानों के बड़े नेता हैं, लेकिन जब दूसरा मुसलमान वहाँ से खड़ा हुआ तो उसको हराने के लिए क्या कितना आपको सही लगता है? देखिए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के बारे में, तो बराबर चिल्लाते हैं कि हम मुसलमानों की क़यादत चाहते हैं। मैं कुछ आपको बात बता दे रहा हूँ इसलिए कि मैं हैदराबाद में बहुत दिन तक रहा हूँ। 40 बरस तक जो है हैदराबाद हम आए गए हैं, और महीने में 10 से 15 दिन तक हैदराबाद में हम रहे हैं। क़यादत की जहाँ तक ये मुसलमान की बात करते हैं, तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि हैदराबाद में एक हुआ करते थे अमानुल्लाह खां, जो लगातार चंद्र नारायण गुट्टे से चुनाव जीतते थे एमएलए का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में वो भी थे। और वो जो हिंदू लोगों के भाजपा के जो नरेंद्र, जिसको भाजपा वाले जो हिंदुत्व चलाता था और भाजपा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता था, उसके खिलाफ ये चुनाव लड़ते थे। और अमानुल्लाह खां को टाइगर अमानुल्लाह खां कहा करते थे, कहा जाता था टाइगर अमानुल्लाह खां। और वो चंद्र नारायण गुट्टे से अक्सर बराबर हमने देखा है कि नरेंद्र को उन्होंने चुनाव हराया है, 1-2 बार वो हारे हैं। तो वो ऐसी शख्सियत जो उभर रही थी, तो अमानुल्लाह खां को डाउन करने के लिए, और आपको याद होगा कि 1992 में बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई और सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी इनके वालिद जो थे, वो बराबर बाबरी मस्जिद की जिक्र किया करते थे और उसको लेके बोला करते थे। और वहीं के नरसिम्हा राव थे जो प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के रिज्यूम में बाबरी मस्जिद शहीद हुई, और इनका समर्थन कांग्रेस को था। तो तमाम मुसलमानों ने उनसे सवाल किया कि आखिर आपके समर्थन के बावजूद
बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, कांग्रेस के लोगों ने शहीद करा दिया नरसिम्हानंद, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो वहाँ के तमाम मुसलमानों ने इल्ज़ाम लगाया कि आप जो है कांग्रेस से आपने सौदा कर लिया है। तो एक नौबत या अमानुल्लाह खान ने भी कहा, मजलिस में रहते हुए भी, विधायक होते हुए भी उन्होंने इस बात का इल्ज़ाम लगाया कि आप खामोश रहे, आप कुछ बोले नहीं। तो इनके वालिद जो हैं उस वक़्त जो है मस्जिद में जो है कुरान शरीफ सर पर रख के कसम खाए कि नहीं हमने कोई ऐसा समझौता नहीं किया है, और सफाई देने लगे। अमानुल्लाह खान ने कहा कि नहीं हम इसको नहीं मानते, और पूरी जनता जो है आवाम जो है इनके ख़िलाफ़ थी, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब के ख़िलाफ़। और जब देखे सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब की अमानुल्लाह खान की कद बढ़ रही है, हैसियत बढ़ रही है, मुसलमान पूरा इनके साथ हो गया है, तो मुसलमान चाहता था कि इनको जो है मजलिस का प्रेसिडेंट बना दिया जाए, लेकिन इनको प्रेसिडेंट न बना करके, एक बहाना बना करके कि इन्होंने ये सवाल उठाया बाबरी मस्जिद के बारे में, उनको जो है पार्टी से निकाल दिया गया। हाँ, पार्टी से निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, मजलिस बचाओ तहरीक, और मजलिस बचाओ तहरीक से वो चुनाव लड़े और MIM भी चुनाव लड़ी। उस वक़्त इनका चुनाव निशान जो है ये हुआ करता था तराजू। उसके बाद से ये चुनाव लड़े तो अमानुल्लाह खां की 2 सीट आई पुराने शहर में, और 1994 की बात है, और मजलिस को 1 सीट मिली। ये 1 सीट पे सिमट गए। उसके बाद से फिर 1999 में अमानुल्लाह खां के खिलाफ जो है इन्होंने अपने भाई को उतारा, अकबरुद्दीन अवैसी को, और तमाम धांधली करके पैसे रुपये इस तरह से बांटे गए, मशीनें बांटी गई, क्या क्या नहीं किए गए, और अमानुल्लाह खां को हराने की पूरी कोशिश की गई और अमानुल्लाह खां को हराया गया। तो ये कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम लीडरशिप उभरे, इन्होंने अपने भाई को निकाला। और मैं एक घटना और आपको बता दे रहा हूँ, ये मुस्लिम लीडरशिप की तो बात करते हैं, अपने भाई को इन्होंने आगे निकाला। अमानुल्लाह खां को जो है इन्होंने, उनके पूरे ख़ानदान को जो है इन्होंने तहस नहस कर दिया। इनके लड़के को भी कभी चुनाव अमानुल्लाह खां के को जीतने नहीं दिए। हमें याद है कि सैयद शहाबुद्दीन साहब जब 1985 में किशनगंज से जनता पार्टी से लोकसभा का चुनाव जीते थे, तो उन्होंने तमाम देश हर पार्टी के मुस्लिम MPs को एक मंच पे इकट्ठा कर दिया था, और तमाम पार्टियों को बहुत बुरा भी लगा था। उसके बावजूद सैयद शहाबुद्दीन साहब मुसलमानों की बात हमेशा उठाते रहे हैं, लड़ते रहे हैं। उन्होंने इंसाफ पार्टी भी बनाई। उनका एक जलसा लगा हुआ था, सभा लगा हुआ था पुराने शहर में, लेकिन जब वो जलसे में गए हैं तो शहाबुद्दीन साहब की वहाँ पे जलसा नहीं होने दिया गया। कुर्सियाँ तोड़ी गईं, वहाँ पे मारपीट की गई, शहाबुद्दीन साहब के ऊपर पान का पीक थूका गया, और किसी भी कीमत पे उनकी सभा नहीं होने दी गई। तो ये लोग बाप बेटा नहीं चाहते थे कि कोई मुसलमान हमारे शहर में, पुराने शहर में दाखिल हो, कोई मुसलमानों का नेता आए और मुसलमानों को एकजुट करने की बात करे। तो ये जो है इस तरीके की हमेशा से हरकत करते हैं। अभी अजहरुद्दीन कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ इन्होंने नया कैंडिडेट खड़ा कर दिया। हर बार ये 7 सीटों पे लड़ते थे। देखिए, हर बार ये 7 सीटों पे लड़ते रहे, इस बार 9 सीटों पे लड़ रहे हैं। आखिर में पूछना चाहता हूँ कि तेलंगाना में तमाम सीटों पे क्यों नहीं लड़ते? हम इनसे पूछते हैं क्या वजह है। और ये बहुत सी बातें, अभी अजहरुद्दीन के बारे में आपने कहा है, तो मैं एक बात बता दूं कि जहाँ से भी मुसलमान कैंडिडेट लड़ते हैं सेकुलर पार्टियों के, वहाँ से मुसलमान को खड़ा कर देते हैं। ये चले जाते हैं बंगाल ममता बनर्जी के ख़िलाफ़, ये चले जाते हैं बिहार तेजस्वी यादव के खिलाफ, ये चले आते हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के खिलाफ, और जहाँ जहाँ हमारे मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं वहाँ पे अपना मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करके जो है मुस्लिम वोटों का बंटवारा करा के और मुसलमान को भी हरवाने का काम करते हैं। वो तो कहते हैं संविधान हमें इजाज़त देता है चुनाव लड़ने। नहीं, संविधान आपको इजाज़त देता है तो फिर मुस्लिम चिल्लाते क्यों हो? फिर मुसलमान की क़यादत की बात क्यों करते हो? अभी यही जौनपुर में अरशद खान लड़ रहे थे, इन्होंने एक मुस्लिम कैंडिडेट दे दिया, 4000 से अरशद खान हार गए। इस तरह से उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी हारी है इनके वजह से, और बंगाल से लेके बिहार में कितनी सीटें हारी हैं। लड़िए चुनाव, हम नहीं कहते कि आप चुनाव मत लड़िए, आप चुनाव लड़िए, लेकिन तेलंगाना में आप क्यों नहीं लड़ते हैं? 119 सीटें वहाँ पे,
119 सीटें। तेलंगाना में उपचुनाव होता है तो नहीं लड़ते हैं आप, उपचुनाव में झारखंड चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, आप बिहार चले जाते हैं उपचुनाव लड़ने के लिए, आप उत्तर प्रदेश में चले जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, हम मना नहीं करते। उस पर किसी ने सवाल भी किया था, किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया था, तो उन्होंने जवाब दिया हमारी पार्टी का फैसला है और हम यहाँ पे जो है मौजूदा पार्टी बीआरएस से उनसे समझौता, मतलब उनसे जुड़े गठबंधन में। ठीक है, बीआरएस से समझौता है। बीआरएस ने मुसलमानों के लिए क्या किया है मैं पूछना चाहता हूँ। बीआरएस मुसलमानों के लिए, वो बीआरएस ने क्या किया है? बीआरएस ने पहली बार जब चुनाव में बीआरएस आई थी तो उन्होंने कहा था कि हम मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देंगे, और असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी कहा था कि 12% रिजर्वेशन मिलेगा। एक टर्म चला गया, ये दूसरा टर्म है, उसके बावजूद भी मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन नहीं मिला किसी भी विभाग में, शिक्षा से लेकर नौकरियों तक। ये वादा करते हैं, वो वादा पूरा नहीं करते हैं। पार्लियामेंट तो बड़ी बड़ी बात थी इनकी, आप देखते होंगे सुने होंगे, मुसलमानों के हक को लेकर, बाबरी मस्जिद को लेकर, और फिर किसी दिन बयान आया कि एक दिन जो हिजाब वाली है वो देश की प्रधानमंत्री बनेगी। कोई दूसरा नेता तो ऐसे नहीं बोलता। देखिए, अभी आप क्या पूछ रहे थे, मैं क्या बोल रहा था, ये जो है, ये जो कहते हैं कि मुस्लिम लीडरशिप पे कभी उभरने देना नहीं चाहते, इनके दिमाग में भी यही है, और हर जगह ये अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं। जहाँ तक बीआरएस की बात है, बीआरएस एक वहाँ पे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, सुधीर कमीशन की रिपोर्ट, जिसने मुसलमानों के बारे में बहुत सी बातें कही थी, वो कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं हुई। बीआरएस की बात करते हैं, धारा 370 का समर्थन बीआरएस ने किया था ना, जब हटाया गया था तो कश्मीर से। इन्होंने जो है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में बीआरएस ने जो है भाजपा का साथ दिया था कि नहीं। ये निकाब के मसले पे जो है, 3 तलाक का मसले पे इन्होंने भाजपा का साथ दिया था कि नहीं। 5 मुस्लिम नौजवानों का इनकाउंटर हुआ, असदुद्दीन अवैसी साहब बोले, आलेर में काउंटर हुआ तो एक शब्द नहीं बोले। 9 मस्जिदें शहीद कर दी गई, सेक्रेटरीट से लेकर शमशाबाद तक की मस्जिदें शहीद कर दी गई। एक बार असदुद्दीन अवैसी, सेक्रेटरीट में तो नई मस्जिद बना दी गई, सेक्रेटरीट में बनी है, बाकी मस्जिदें नहीं बनी है। सेक्रेटरीट में वो भी इनके कहने से नहीं बनी है, ये वहाँ की आवाम ने आंदोलन किया, आवाज़ बुलंद किया, तब सेक्रेटरीट की जो है मस्जिद बनी। हम उसमें नमाज भी पढ़ चुके हैं, तब वो मस्जिद बनी है। तो ये तो लंबी लंबी बात करते हैं। आज पुराना शहर जो है ड्रग्स का अड्डा बन गया, वहाँ पे ड्रग्स पी रहे लोग। हमारे ज़माने में ये सब नहीं था, लेकिन वो ड्रग्स का अड्डा बन गया है। और जहाँ तक हिजाब की बात करते हैं आप, ये पार्लियामेंट में ये तरह तरह की बयान देते हैं। एक बात और बता दूं, अभी हिजाब वाली बात करूँगा। एक बार मैंने सुना था पार्लियामेंट में ये बोल रहे थे कि मैं गाय का गोश्त खाता हूँ। हाँ, गाय का गोश्त में खाता हूँ, बड़े दावे के साथ एक बोल रहे थे। भाई क्या मतलब है इसका, पार्लियामेंट में बोलने से क्या हासिल करना चाहते हो आप? मुसलमानों में जज्बात भड़काना चाहते हो? आखिर एक धर्म उसको माँ मानता है, उसकी पूजा करता है, उसको जो है उसकी दिल आज़ारी कर रहे हो आप पार्लियामेंट में इस तरीके की बातें बोल करके। तो ये जज्बाती बात बोलते हैं। इन्होंने अभी कहा था एक दिन इस देश में हिजाब वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। बहुत अच्छी बात है साहब, हम भी चाहते हैं। ये तो जज्बाती नारे हैं, अच्छे लग रहे हैं। पुरुष तो नहीं बन पा रहा है, आप महिला को बना रहे हो, बनाओ, हम भी साथ में हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं, अभी चुनाव हो रहा है विधानसभा का, 9 सीट पे लड़ा रहे हो, 2 सीट पे आपने कैंडिडेट बदल दिया। अहमद पाशा कादरी का टिकट काटा, आपने मुमताज़ खान का टिकट काटा। इन दोनों सीटों पे एक हिजाब वाली 2 महिला को चुनाव लड़ा देते आप। कम से कम असेंबली में 2 हिजाब वाली महिला तो जाती। आप पुराने शहर से लड़ रहे हो, आज चार मीनार से तो कुत्ते को लड़ा दोगे तो जीत जाएगा, तो वहाँ से दे देते। 2 हिजाब वाली महिला असेंबली में चली जाती। हमने तो हिजाब वाली महिला को बनारस से दिया है, उत्तरी से जो है हिजाब वाली महिला जीती थी, और कर्नाटका में भी हिजाब वाली महिला जीती है। और आप कह रहे हो कि हम जो है प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो हम एक गुजारिश करते हैं, लोकसभा का चुनाव आने वाला है असदुद्दीन साहब, आप जो है पुराने शहर से किसी हिजाब वाली महिला को टिकट दे दीजिए, और यकीन जानिए कि वो जीतेगी, वो जीत जाएगी। आप उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऑल इंडिया इंटरनेशनल लीडर हैं आप बगल की सीट से जो है सिकंदराबाद से लड़ लीजिए, आप महबूब नगर से लड़ लीजिए, आप जो है करीमनगर से लड़ लीजिए, आप निज़ामाबाद से लड़ लीजिए, आप मेढक से लड़ लीजिए। और अगर तेलंगाना से नहीं लड़ना चाहते तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं से आकर के चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन हिजाब वाली महिला को पार्लियामेंट में भेजिए,
तब ना हिजाब वाली महिला जो है देश की प्रधानमंत्री बनेगी। आप जज्बाती नारे दे देते हो और उस पर करना कुछ नहीं है, सिर्फ फर्जी गिरगी की बातें होती हैं, फर्जी बातें होती हैं। हिजाब वाली बात भी है उसी तरीके से इनकी फर्जी है और ईमानदारी है, तो फिर टिकट दें। आखिरी सवाल रहेगा, इनके ऊपर बराबर इल्ज़ाम लगता रहा है कि बीजेपी की भी पार्टी है, जिसका इन्होंने जवाब भी दिया कि भाई आप लोग को लगता रहे, लेकिन हम अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। और लोग अभी भी बीजेपी की भी पार्टी, फिर ये भी इल्ज़ाम लगता है कि ईडी की जो कार्रवाई होती है सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ होती है, बस ओवैसी बचे रह जाते हैं। देखिए एक बात बताएं, इनके जो भी जलसे जुलूस होते हैं या बीजेपी के जो भी जलसे जुलूस होते हैं, बीजेपी के हर जलसे में सभा में जो है धार्मिक नारे लगते हैं ना, धार्मिक नारे, मजहबी नारे लगते हैं। और असदुद्दीन साहब की मजलिस की भी जो मीटिंगें होती हैं, सभाएं होती हैं, उसमें भी धार्मिक नारे लगते हैं। हम लोकतंत्र में हैं और हम धार्मिक नारा लगाएंगे तो हमारे और बीजेपी में फ़र्क क्या है? क्या फ़र्क है? ये जो उनके यहाँ नारा लगता है वही आपके यहाँ नारा लगता है। आप टी राजा के खिलाफ, जो मुसलमानों का नंबर 1 का दुश्मन है, जो हमारे पैगंबर के खिलाफ गुस्ताखी किया, उसके खिलाफ गोशा महल से कैंडिडेट नहीं देते हैं आप गोशा महल से, गोशा महल दारुस्सलाम जो इनका ऑफिस है उसमें गोशा महल विधानसभा क्षेत्र आता है, लेकिन आप टी राजा के खिलाफ कैंडिडेट नहीं देते हैं। ठीक है, आपने नहीं दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि आप कहते हैं ना कि हमारा गठबंधन है बीआरएस से, हम जो कहते हैं बीआरएस करती है, हमारी हुकूमत वहाँ चलती है, हम जो चाहते हैं वो फैसला करा लेते हैं। तो फिर बीआरएस की बेटी जो केसीआर की है, उन कविता जो है, या उनके भाई को या उनके परिवार को, किसी को आप जो है गोशा महल से चुनाव लड़ाते और मजबूती से वहाँ मुसलमानों का वोट है, मुसलमानों का वोट दिलवा करके ये जो मुसलमानों का दुश्मन है इसको हरवाने का काम करते। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको गाली देगा, आप उसको गाली देंगे, वह हिंदू वोट पोलराइज करेगा, आप मुसलमान वोट पोलराइज करेंगे। आप जब कमज़ोर पड़ेंगे तो आप अमित शाह को बुला लेंगे केसीआर से कह करके। बल्दिया के चुनाव में आपने बुलवा लिया योगी जी को, अमित शाह को, वहाँ क्या ज़रूरत थी? इसलिए कि पोलराइजेशन हो। हालत इनकी ख़राब थी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में, इसलिए आपने जो है अमित शाह उनको बुलवा लिया, वहाँ पे कम्युनल भाषण हुए और इसका नतीजा हुआ कि आप जो है कुछ जीत लिए। तो जो बीजेपी की टीम कहा जाता है, तो ये कहीं ना कहीं से बीजेपी की मदद करते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। ये आखिर किसको हरवाते हैं? मुसलमान को ही हरवाते हैं ना। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें समाजवादी पार्टी हार गई इन्हीं की वजह से ना। आप लड़ो ना, 2-4 जगह जहां आप जीत सकते हो लड़ो, हम मना नहीं करते, लोकतंत्र में सबको है हक। लेकिन आप बोलोगे अखिलेश को कि अखिलेश यादव जी कभी जो है बीजेपी को हरा नहीं सकते, तो आप हराओगे? अखिलेश यादव ने तो कई बार बीजेपी को हराया है। आप आकर के खेल बिगाड़ते हो। नहीं तो अखिलेश यादव जी बीजेपी को मजबूती से हराएं, तेजस्वी यादव जी बीजेपी को मजबूती से बिहार में हराए, बंगाल में हराती है ममता बनर्जी। तो आप हर जगह चले जाओगे जो है अपना कैंडिडेट, जहाँ कुछ भी नहीं। बनारस में तो लड़ा है, 250-300 वोट मिला था ना, आपको मालूम है ना, उत्तरी और दक्षिणी में कितना वोट मिला था। तो हर जगह आप ऐसा काम करते हो कि कहने के लिए आदमी मजबूर होता है कि भाई आप बीजेपी का फ़ायदा करते हो और बीजेपी का फ़ायदा कराते हो, और बीजेपी आपके वजह से जगह जगह जीतती है। आप लड़िए चुनाव, लेकिन हर जगह लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिहार में एक सीट पर चुनाव था, उपचुनाव में चले गए झारखंड में आप चुनाव लड़ने के लिए। आप ये बताइए तेलंगाना में क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं हर सीट पे, या जहाँ पे मुस्लिम वोट ज़्यादा है वहाँ पे क्यों नहीं चुनाव लड़ते? यही जवाब देते हैं, पार्टी का फैसला है। पार्टी के सुप्रीमो आप हैं, पार्टी के मालिक आप हैं, सब कुछ आप हैं। आपके बगैर कहे एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये सब फर्जी और झूठी बातें हैं, बेवकूफ़ बनाने की बात है। पार्टी का फैसला नहीं, ये आपका फैसला है। हम पूछना चाहते हैं कि उनकी जफ़र शरेशवाला से क्यों इतनी अच्छी दोस्ती है? जफ़र शरेशवाला मोदी जी का बहुत, वहाँ के चांसलर रहे हैं मानू के, चांसलर रहे हैं, उनके बहुत मोदी जी के ख़ास आदमी हैं और वही फाइनेंस करते हैं असदुद्दीन साहब को। उनसे बहुत अच्छी गाड़ी छनती है। तो भाजपा के खिलाफ कम बोलते हैं और तेजस्वी यादव के खिलाफ, माननीय अखिलेश यादव जी के खिलाफ, राहुल जी के खिलाफ ज़्यादा बोलते हैं। ये चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि हैदराबाद से कोई आए
आ जाए राहुल गांधी, आ जाए फलाने चुनाव लड़के दिखा दें, तो हम भी उनको चुनौती देना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अगर अपने असल बाप के औलाद हो तो तुम आओ, हैदराबाद पुराना शहर छोड़ के किसी जगह से चुनाव लड़के जीत के दिखा दो, मैं तुम्हारी गुलामी लिखवा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। लेकिन तुम नहीं लड़ सकते हो, नहीं जीत सकते हो। सवा हैदराबाद में बोगस वोटिंग होती है, फर्जी वोट बने हुए हैं। ऐसे जगहों पे जहाँ पे अधिकारी नहीं जा पाते हैं, वो अधिकारियों को घेर करके जो फर्जी वोटिंग कराई जाती है, तब आप चुनाव जीतते हैं। आपकी हिम्मत हो तो कहीं और से चुनाव जीत करके दिखाई दीजिए। दूसरों को चुनौती देते हैं, हम आपको चुनौती देते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। चलिए, बहुत शुक्रिया ये तहर जमाल लारी जी। और ओवैसी के मुद्दे पर हमने कई सारे सवालों का जवाब इनसे सुने। और जाहिर सी बात है, एक सवाल ये भी उठता है कि अगर वो सारे देश में हर जगह से विधानसभा चुनावों में 100 सीट पर लड़ने की बात करते हैं, लेकिन वहीं जब हैदराबाद तेलंगाना की बात आती है तो 7 से 9 सीट पर वो सिमट कर रह जाते हैं। और जब सवाल पूछा जाता है ओवैसी से तो कहते हैं कि ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी ने जो फैसला किया उसके खिलाफ लड़ते हैं। हालांकि इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस वहाँ पे मजबूती से दिखाई दे रही है तेलंगाना विधानसभा चुनावों में, जो सर्वे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस बार कयास भी लगाया जा रहा है कि इस बार ओवैसी की सीट जो है घटकर कम होने की जा रही है। अजहरुद्दीन का भी मुकाबला बिल्कुल जुबली हिल्स में कांटे की टक्कर का है। अजहरुद्दीन के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ी हो गई जब से इन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा है। अब देखना ये होगा कि 30 नवंबर को वोटिंग के बाद 3 दिसंबर को जो जीत का ऐलान होगा, कौन कितनी सीट के साथ आता है और तेलंगाना में एक बार फिर किसकी सरकार बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे खुशखबरिया।